हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और इसके पहले के जो भी लेक्चर मैंने कराया है उम्मीद करता हूं आप देख लिए होंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्रम से मिल जाएगा। आज हम बच्चों प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण करेंगे। जितने भी उदाहरण हो सकते हैं आज के इस लेक्चर में, मिनिमम हम 5 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जितने भी देखिए, यदि मैं डायरेक्ट प्रश्नावली कराऊं तो जो एग्जाम में आता है, तो प्रश्नावली के साथ साथ एग्जाम्पल से उदाहरण के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई उदाहरण के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे प्रश्नावली 1.1 का मैंने पूरे क्वेश्चन कराया है, यहां पर भी बच्चों में पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए उदाहरण नंबर हम 7 की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम 2 चीज यहां पर आपको थोड़ा सा समझा दें। थोड़ा सा क्या समझाना चाहते हैं। पहला नंबर, हालांकि लेक्चर नंबर जो फर्स्ट आपने देखा होगा 1.2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट यानी पार्ट 1, तो आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। यदि उसे नहीं देखें तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, हम बात करते हैं बच्चों एक एकी की। एक एकी का मतलब क्या होता है, जैसे हम 2 समुच्चय लेकर चल रहे हैं। एक हमारे पास ए समुच्चय है, इसमें अवयव ए बी सी डी है, ठीक है। और दूसरा समुच्चय बी है, इसमें भी बच्चों कहीं ना कहीं अवयव है, ठीक। जैसे मैं कहते हैं 1 2 3 4। अब इसके बीच कोई एक निश्चित संबंध है किसी नियम या किसी शर्त के आधार पर, तो वो जो संबंध है वही आपका फलन कहलाता है। हमारे पास 2 समुच्चय ए और बी है। समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव के साथ किसी निश्चित नियम के आधार पर जुड़े हैं, किसी निश्चित नियम के आधार पर संबंधित है, तो उस नियम को ही हम क्या बोलते हैं, फलन कहते हैं। अब ये फलन जब है एकेकी कब कहलाता है, जब जैसे हमारा ये जो पहला समुच्चय होता है इसे बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन अर्थात प्रांत, क्या बोलते हैं, प्रांत। और इसको बोलते हैं सह प्रांत। क्या, सह प्रांत। अब यहाँ पर थोड़ा समझना ये है कि यदि सभी अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो भिन्न भिन्न हो, ये प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब ए को वैल्यू f पर रखेंगे तो 1 आएगा, b का मान f पर फलन पर रखेंगे 2 आएगा, c का मान रखें 3 आएगा, d का मान रखें 4 आएगा। मतलब a का प्रतिबिंब 1 है, b का प्रतिबिंब 2 है, c का प्रतिबिंब 3 है, d का प्रतिबिंब 4 है। अर्थात बच्चों प्रत्येक भिन्न भिन्न जो अवयव है डोमेन के यानी प्रांत के भिन्न भिन्न जो अवयव हैं, इनके प्रतिबिंब जो है भिन्न भिन्न होते हैं, तभी आपका एकेकी कहलाता है। इसको हम एक प्रकार से बी के अवयव को प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। मतलब 2 जो है बी का प्रतिबिंब है, और ये आपका पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि बीच में कई सारे वर्ड मिलेंगे, फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये क्या हो गया। तो एकेकी का मतलब ये होता है कि एक का संबंध केवल एक से हो, तो ये एकेकी होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि भिन्न भिन्न अवयवों का जो प्रतिबिंब है भिन्न भिन्न है। मतलब किसी एक डोमेन के किसी एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक अवयव का 2 प्रतिबिंब मिल रहा है या 2 अवयवों का 1 प्रतिबिंब मिल रहा है, ऐसा नहीं है, इसलिए एकेकी है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं आच्छादक की। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आच्छादक का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 समुच्चय हैं, ए और बी, ए और बी। तो यहाँ पर हम ए बी सी ले लिए, यहाँ पर हम 1 2 3 ले लिए। आच्छादक का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो बी के अवयव हैं अर्थात जो प्रतिबिंब हैं, ये सभी के सभी पूर्व प्रतिबिंब से संबंधित हैं। अर्थात सभी अवयव किसी न किसी डोमेन के अवयव के प्रतिबिंब हैं। कोई भी रिक्त नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं 5 भी कह सकता था, खाली पड़ा है, 6 भी कह सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। बी के यानी आपके सह प्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत के सभी अवयव ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। एक भी अवयव ऐसा ना हो जो कि इससे मैच ना करे या इससे संबंध ना रखे। समझ रहे हैं कहने का मतलब, यहाँ पे जितने भी अवयव हैं तो कहीं ना कहीं x, इसको हम x से यदि मान के चलते हैं, ये x है और ये y है, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास y की जो वैल्यू है वो x से मैच करना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए।
ये आपका आच्छादक के लिए गणितीय रूप है, इसको हम लेकर चलेंगे। ध्यान रखना, दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ही क्वेश्चन से हमारा शुरू हो जाएगा। आच्छादक का मतलब ये है कि मान लो ये जो हमारा सह प्रांत है, इसका जो वैल्यू फाइंड हो रहा है बाई हो रहा है, और एक्स जो है वो हमारे पास प्रांत के अवयव हैं, तो कहीं ना कहीं फलन में जब हम x रखते हैं तो y फाइंड होता है। तो ये हमें हर एक अवयव के लिए प्रस्तावित है, हर एक अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए कि ये जो y है किसी न किसी x के मान का प्रतिबिंब है। y मतलब यहाँ पर कोई भी रिक्त नहीं, सभी के सभी अवयव किसी न किसी डोमेन के अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए, तभी वो आच्छादक, खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें खाली भी हो सकता है। एकैकी में क्या कहलाता है? एकैकी का गणितीय रूप क्या होता है कि मान के चलते हैं भाई, आपका देखो फलन का रूप ही होता है ये f(x) रखें तो हमें कहीं ना कहीं y वैल्यू फाइंड हो रहा है, ये चीज होता है। यदि हम दो अलग अलग मान का यदि बात कर लें कि मान लीजिए f(x1) जो है f(x2) के बराबर हो जाए, मतलब दो अलग अलग हमने फलन पर रखा तो मान बराबर है। यदि ये मान बराबर है तो ये तभी हो सकते हैं जब वो आपस में भी बराबर हो जाएं, मतलब एक ही अवयव थे तभी ये आपस में वैल्यू समान दिए हैं। जैसे मैं यहाँ पर a रखा ना, तो a का 1 था, तो मैं यहाँ पर भी a रखता, यहाँ पर भी 1 रखता, तब उसके फलन का मान बराबर आता, अर्थात आपस में वो बराबर थे, इसलिए हम कहते हैं एकैकी। एकैकी के लिए प्रतिबंध और आच्छादक के लिए प्रतिबंध आपको तैयार रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि दो वैल्यू यदि रखेंगे और दोनों का सेम मान आ रहा है, मतलब वो वैल्यू भी आपस में समान है, तभी तो एकैकी हो जाएगा। यदि दो वैल्यू और आपस में, यहाँ पर देखो, यदि दो वैल्यू आपस में बराबर है लेकिन वो आपस में बराबर नहीं है, तो फिर आपका ये बहु एकैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहु एकैक हो जाएगा, मतलब बहुत सारे लोगों का संबंध एक से है। बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जैसे a है, यहाँ पर मैं ले के चलता हूँ a b c और d है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर b है, यहाँ पर मैं 1 2 3, तो a का संबंध भी 1 से कर दिया, d का संबंध भी कर दिया। तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष ये निकला कि दो वैल्यू के लिए x1 रखा और जब x2 रखा तो फलन का मान सेम आया, किंतु ये x1 और x2 बराबर नहीं है, ये दोनों a और d बराबर है, नहीं है ना, अर्थात एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक है, अर्थात यहाँ पर बहु एकैक है। बहु एकैक है, बहु एकैक में यही प्रूफ हो जाए तो बहु एकैक हो जाता। और यदि हम मान कर चलते कि f(x1) का मान f(x2) के बराबर है, यानी दो हमने वैल्यू रखा और दोनों का जो फलन मान बराबर आया, अर्थात ये x1 बराबर x2 होना चाहिए, क्योंकि ये जब समान है तो इसका फलन का मान भी समान होगा, अर्थात केवल ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, अर्थात एक का संबंध केवल एक से ही है, अर्थात डोमेन के एक अवयव का संबंध b के, अर्थात सह डोमेन, अर्थात मतलब को डोमेन अर्थात सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंध रखता है, अर्थात भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होता है। ये चीज होता है बच्चों, ठीक है? लगेगा थोड़ा सा बोरिंग, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट भी होगा, लेकिन सब कुछ समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। एकैकी का मतलब ये होता है कि भाई साहब सिंपल तरीके से एक का संबंध केवल एक से होना चाहिए, अलग अलग अवयव हैं तो इसका प्रतिबिंब अलग अलग मिल जाए। आच्छादक का निष्कर्ष ये है कि इसका कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो कि ए के प्रतिबिंब से संबंध न रखे, अर्थात इसमें ऐसा कोई अवयव खाली ना बचे जो कि ए का प्रतिबिंब ना बने, ऐसा होना चाहिए, अर्थात सभी अवयव प्रतिबिंब बने। और हमने कहा कि ये आपका x1 और x2 बराबर है प्रतिबिंब में, तो कहीं ना कहीं वो अवयव भी समान होंगे तभी इसका मान बराबर आ रहा है। और यहाँ पर y ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो x का प्रतिबिंब ना दे, अर्थात जो y वैल्यू है वो कहीं ना कहीं x का मान रखने पर प्राप्त हो रहा है। तो ये आच्छादक के लिए दो कंडीशन। कहोगे सर 10 मिनट तो यूं ऐसे ही चले गए, 10 मिनट चले गए, लेकिन बच्चों ये 10 मिनट ना आपके 2-3 लेक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि मान लीजिए कक्षा x के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है, मतलब A हमारे पास एक समुच्चय है जो 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। मान लीजिए फलन जो है A से n तक
है ना, ए से एन तक है, मतलब ए का जो संबंध है वो एन के लिए, प्रतिबंध दे के रखा है, जो फलन है वो ए से एन के लिए है। एफ एक्स जो है विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। जो भी हमारे पास एफ एक्स है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के रोल नंबर के लिए है। अब रोल नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक, भाई ये ए हमारा जो है समुच्चय है, एन जो है हमारा प्राकृत संख्या है, और एन बता दिया है कि रोल नंबर है। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, तो रोल नंबर हम 1 से अनंत तक ले सकते हैं, और 50 विद्यार्थियों के केवल 50 ही रोल नंबर हो सकते हैं। आप थोड़ा यूनिक में समझें, अपने आप में समझें कि एक विद्यार्थी का केवल अद्वितीय रोल नंबर होता है, कहीं ना कहीं एक यूनिट, एक इकाई आपका रोल नंबर होता है। जैसे आपका मान लीजिए 10th क्लास है, आप 12th क्लास में हो, तो क्या आपके 2 रोल नंबर हो सकते हैं? ये संभव नहीं है ना। तो एक विद्यार्थी का केवल एक ही रोल नंबर हो सकता है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके समझेंगे। आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हल करते समय बच्चों सबसे पहले आपको ए लिखना है कि ए जो है आपका कक्षा जो 10 है उसके 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। एन जो है आपका प्राकृत संख्या, एफ एक्स जो फलन है विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है। जो भी हमारे पास फलन है विद्यार्थी का रोल नंबर बता के रखा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दे के रखा था कि जो हमारा फलन है कुछ इस प्रकार से है। फलन जो हमारा इस प्रकार से परिभाषित है कि ए से एन के लिए, ए से एन के लिए। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे ए है, ए क्या है? डोमेन है। डोमेन है विद्यार्थियों की, इसमें क्या है जो डोमेन है, डोमेन यानी प्रांत है, वो विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थी का समुच्चय है, ठीक है, विद्यार्थी का समुच्चय। तथा आपका जो कोडोमेन जिसे बोलते हैं, अर्थात सह डोमेन जिसे बोलते हैं, सह प्रांत भी बोल सकते हैं, सह डोमेन, ये क्या है? प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। थोड़ा मैं सिस्टमेटिक लिखकर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अब इसको मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि भाई मेरे पास यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर मेरे पास एन है। ए में क्या है? विद्यार्थी हैं। वो कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। स्टूडेंट को एस से दर्शा सकता हूँ। और एन में 1 से अनंत तक मान है, एन में 1 से अनंत तक मान है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा कि विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को मैं स्टूडेंट S1 S2 S3 आगे आगे चल करके कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 फिर 50 फिर और आगे ऐसे वैल्यू आता जाएगा कि नहीं। अब थोड़ा आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी का केवल एक ही रोल नंबर होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर 1 रखूंगा, पहले विद्यार्थी के लिए रोल नंबर पहला होगा, तो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी का केवल एक ही रोल नंबर होगा, दूसरे विद्यार्थी का दूसरा रोल नंबर होगा, तीसरे विद्यार्थी का तीसरा रोल नंबर होगा। इस प्रकार 50वें विद्यार्थी का 50 रोल नंबर होगा, बाकी और तो खाली है ना। अब देखिए, सबसे पहले एकेकी के लिए मैंने कहा था कि एकेकी का मतलब होता है कि एक का जो प्रतिबिंब है एक ही से हो, यानी हमारा दूसरा विद्यार्थी उसका अलग प्रतिबिंब मिले, यानी भिन्न भिन्न जो विद्यार्थी हैं उनका भिन्न भिन्न यदि प्रतिबिंब हो तो आपका एकेकी कहलाता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर कहीं ना कहीं अद्वितीय होता है, अतः यह फलन एकेकी है। एकेकी का मतलब एक का संबंध एक से हो। S50 का रोल नंबर अलग होगा, S3 का रोल नंबर अलग, अलग विद्यार्थी का रोल नंबर अलग अलग होगा कि नहीं। 2 रोल नंबर एक विद्यार्थी के नहीं हो सकते, या 2 विद्यार्थियों का एक रोल नंबर नहीं हो सकता। मैं आपसे कह दूं कि हम और आप दोनों 12th क्लास में हैं और हम दोनों का रोल नंबर 4, ऐसा संभव है? आप जब एग्जाम देते हैं तो आपका रोल नंबर अलग होता है, आपके भाई का भी रोल नंबर अलग है, आपके दोस्त का भी रोल नंबर अलग, मतलब आपका रोल नंबर से संबंध देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक से प्रतिबिंब एक से, अर्थात आपका प्रतिबिंब कुछ अलग होगा, आपके दोस्त का प्रतिबिंब कुछ अलग होगा, यानी एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही होता है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर होता है, अतः यह एक एकेकी फलन है। क्या है बच्चों? एकेकी फलन है। दूसरा ये होता है कि आच्छादक। आच्छादक का मतलब ये होता है कि सभी के सभी जो आपकी ये
सह डोमेन है, अर्थात को डोमेन जिसे बोलते हैं, सह प्रांत, सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हो। क्या ये संभव है? संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 विद्यार्थी हैं तो इनका 50 ही रोल नंबर हो सकता है। बाकी नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में तो संख्या अनंत तक है, तो बाकी के बाकी अवयव तो प्रतिबिंब नहीं है भाई। 50 विद्यार्थियों का 50 रोल नंबर है, मतलब 1 से 50 तक ही, या मान लीजिए अनंत में से 50 ही ऐसे अंक होंगे जो कि रोल नंबर होंगे, बाकी तो बाकी खाली होंगे। भाई आप ही बताओ ना, 50 विद्यार्थी हैं तो 50 ही रोल नंबर होगी ना भाई। चाहे भले 1 है, किसी का 5 है, किसी का 1000 हो, लेकिन 50 ही ऐसे अंक होंगे जो कि 50 विद्यार्थी के रोल नंबर होंगे। बाकी तो 50 के अलावा अतिरिक्त जो भी अवयव हैं वो पूर्व प्रतिबिंब के लिए, मतलब एक प्रकार से प्रतिबिंब नहीं दर्शाएंगे, अर्थात तो डोमेन के अवयव के लिए प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि 50 तक के लिए 50 मैंने रोल नंबर अलॉट कर दिया, बाकी 51, 52, 53 ऐसे अनंत तक ये तो भाई किसी के रोल नंबर नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं हो सकता। आच्छादक का मतलब कोई भी यहाँ पे जो आपका सह डोमेन है, सह प्रांत है, इसके कोई भी अवयव खाली नहीं होने चाहिए, किसी न किसी अवयव का वो प्रतिबिंब हो, लेकिन यहाँ पर संभव ही नहीं है। तो इसके आगे आप लिख भी सकते हो कि हमने जो भी सहप्रांत लिया, इसमें सहप्रांत के केवल 85 अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है। पूर्व प्रतिबिंब मतलब डोमेन के अवयव जिनका ये प्रतिबिंब बना रहा है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका पहला समुच्चय होता है, इसको हम, इसके अवयव को पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं और इसके अवयव को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसके केवल 50 अवयव ही हम देखें तो पूर्व प्रतिबिंब के प्रतिबिंब बन रहे हैं, मतलब 50 अवयवों का ही पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, बाकी के अवयवों का नहीं, अतः ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक का मतलब सभी के सभी अवयव ये डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, अन्यथा आच्छादक नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 का सल्यूशन हुआ। इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f इस प्रकार है, एच सच दैट है n से n तक, अर्थात जो आपका यहाँ पे डोमेन है वो भी प्राकृत संख्या है और को डोमेन है अर्थात सह प्रांत है वो भी आपका प्राकृत संख्या है। देख लीजिए ना क्वेश्चन क्या देके रखा है, f(x) = 2x, f(x) भी बोलते हैं इसको, हम तो डायरेक्ट f(x) ही बोलते हैं। f(x) यानी फलन देके रखा है 2x के बराबर है, और यहाँ पर जो फलन जो प्रदत्त है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए, किसके लिए परिभाषित है, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या के लिए परिभाषित है। तो इसे सिद्ध करना है एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकेकी मतलब 1 मतलब एक का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए, एक के प्रतिबिंब दो नहीं बन सकते, ना कि दो अवयव का प्रतिबिंब एक बन सकता। और आच्छादक का मतलब ये होता है कि कोई भी अवयव खाली ना रहे, जैसे हम जब भी सह प्रांत की बात करते हैं उसका कोई भी अवयव खाली ना हो, किसी न किसी का प्रतिबिंब दर्शाए। तो पहले आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लो, इसके बाद आप सोल्यूशन पढ़ोगे। तो इसका हल करते समय ध्यान रखिए कि जो भी हम क्वेश्चन में देके रखा है कि जो फलन है प्राकृत से प्राकृत संख्या के लिए परिभाषित है, और जो आपके पास फलन का जो वैल्यू है f(x) = 2x ये मैंने कर दिया, जो कि x कहाँ के अवयव होंगे, आपके n के अवयव होंगे बच्चों। फलन का प्रांत, ये जो पहला है ये प्रांत दर्शाता है, दूसरा जो सह प्रांत जिसे हम डोमेन और को डोमेन या डोमेन और सह डोमेन के नाम से जानते हैं। तो आपका फलन जो है डोमेन और यहाँ पे को डोमेन अर्थात प्रांत और सह प्रांत दोनों n है अर्थात प्राकृत संख्या है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों हम इसके लिए हम n के लिए भी एक समुच्चय दर्शा सकते हैं कि प्राकृत संख्या है और इसका रिलेशन प्राकृत से प्राकृत है, इसलिए हम यहां पर दोनों प्रांत और सह प्रांत दोनों में प्राकृत संख्या ही लेंगे। तो यहाँ पर हम प्रांत भी नेचुरल नंबर लेंगे, जैसे हमारा नेचुरल नंबर मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होगा और आगे अनंत तक जाता जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, प्राकृत संख्या तो अनंत तक जाती है। इधर भी हमारा प्राकृत संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फिर अनंत तक। अब देखो फलन किस प्रकार से परिभाषित है। फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) = 2x, f(x) = 2x। अब जब वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 रखूँगा तो 2 × 1 = 2, जब यहाँ पर मैं 2 रखूँगा तो 2 × 2 = 4, ऐसे में जब भैया 3 रखूँगा तो 6 आएगा। मतलब 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 4 से है और फिर 3 का रिलेशन 6 से है। और कहीं ना कहीं आप देखो
एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही है, सही बात है। जितने भी आप निकालते जाओगे दुगुना है, तो एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही है, मतलब एक ही है, ये तो सिद्ध हो गया। और कहीं ना कहीं बीच बीच के अवयव रिक्त हो रहे हैं, अर्थात इनका संबंध ही नहीं बन पा रहा है, इसलिए आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब होता? जब सभी अवयव डोमेन के प्रतिबिंब बनते। यदि अवयव कोई खाली रह गए, संबंध नहीं दर्शा रहे हैं, तब बच्चों इनका जो आप कह सकते हैं आच्छादक जो प्रतिबंध है, क्या यहाँ पर लागू हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं है। आच्छादक में ये होता है कि ये जो हमारा सह डोमेन है अर्थात सह प्रांत है, इसके कोई भी अवयव खाली ना हो, किसी ना किसी डोमेन के अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। यहाँ पर मैंने कैसे निकाला? तो चूंकि मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख सकता हूँ कि एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। तो जब मैं एक वैल्यू 2x है बच्चों, तो जब मैं एक मान रखूँगा तो 2 गुणे 1 बराबर 2 आएगा। जब मैं यहाँ पे 2 मान रखूँगा तो 2 दूना 4 बराबर ये आ जाएगा। फिर जब मैं 3 रखूँगा बच्चों, 3 रखूँगा तो 3 गुणे 2 बराबर 6 आएगा। ऐसे आगे वैल्यू आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो निर्धारित है ना कि एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिलता है, मतलब अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग है, इसलिए एक ही है। तो पहला नंबर जब हम एक ही प्रूव करते हैं बच्चों, एक ही के लिए आपको पता है कि हम मान के चलते हैं कि माना दो अलग अलग प्रतिबिंब हैं। जैसे मैंने कहा x1 रखा और x2 रखा, ये अलग अलग प्रतिबिंब समान है। दो अलग अलग प्रतिबिंब लिया जो कि समान है, तो इसका जो जब थोड़ा समझना, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि दो भिन्न भिन्न हमने प्रतिबिंब लिया जो कि समान है। हमने x1 मान का जो प्रतिबिंब लिया, x2 मान का प्रतिबिंब लिया, तो प्रतिबिंब समान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अवयव भी समान हो। भाई 2 का प्रतिबिंब 4 आ रहा है, तो 2 बार 2 2 लेंगे तो 4 ही आना चाहिए, मतलब 1 का संबंध 1 से होगा। और यदि अलग अलग प्रतिबिंब है और उसका जो अवयव है वो अलग अलग आ जाए, तब वो आपका बच्चों एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहु एक ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रतिबिंब 2-3 लोगों से संबंध दर्शाएगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ये कहा गया कि 2 प्रतिबिंब समान है, तो अवयव भी समान होने चाहिए, तभी एक ही है। भाई 2 प्रतिबिंब यदि समान है, मैंने कहा 6 है और दूसरे का भी 6 है, तो कहीं ना कहीं ये 3 और 3 का ही रहा होगा, तब है। तो एफ एक्स बराबर 2x है, तो यहाँ पर मैं 2x1 रख सकता हूँ। एफ एक्स बराबर 2x है, तो यहाँ पर मैं 2x2 रख सकता हूँ। 2 से 2 काट दो, तो x1 बराबर x2 रख दिया। मतलब ये प्रतिबिंब समान थे ना, अर्थात ये अवयव समान अवयव के प्रतिबिंब थे, इसलिए समान थे। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि ये एक ही है। अतः फलन f आपका एक ही है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अतः फलन f एक ही है। एक ही का मतलब आपने सीख लिया कि भाई एक का संबंध एक से, इसलिए एक ही है। दूसरा नंबर हम आच्छादक सिद्ध करते हैं। आच्छादक के लिए हमने ये कहा था कि जो हमारा बाई है वो हमेशा किसी ना किसी x के लिए हमारा प्रतिबिंब बने हो। ये हमने कहा था ना कि भाई जो हमारा बाई है वो हमारे सह डोमेन का अर्थात सह प्रांत का अवयव है, वो कहीं ना कहीं x का एक प्रतिबिंब है। और एफ एक्स का मान मैंने 2x रख दिया, तो बाई निकल कर आया, तो x बराबर बाई बटा 2, यानी x का मान यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है? डोमेन से अर्थात प्रांत से, और बाई का मान जो है वो रिलेट कर रहा है इस n से अर्थात सह डोमेन से, सह प्रांत से। अब बच्चों यहाँ पर भी आपका प्राकृत संख्या यानी डोमेन में भी प्राकृत संख्या है और कोडोमेन में भी प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे एक संबंध निकल कर आया। इस संबंध में यदि हम देखते हैं कि बाई का मान रखते जाएं, वो किस x के लिए ये बाई का मान दे रहा है। बाई का मान जैसे मैं 1 रख दूं, तो यहाँ x का मान 1/2 आ जाएगा। क्या 1/2 प्राकृत संख्या में है? नहीं है। आप ही दिमाग लगाओ। 2 रखूँगा तो मान लीजिए 2 रखूँगा तो 2/2 तो ये हो जाएगा, लेकिन 3 रख दूँगा तो जब 3/2 आएगा तो ये प्राकृत संख्या का नहीं है। दिमाग लगाएं। यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि मैंने बाई बराबर 1 रख दिया,
तो x का मान मतलब x के 1/2 का प्रतिबिंब है। भाई y का मान जब मैंने 1 रखा तो इसके निष्कर्ष निकला कि x का मान 1/2 निकला, जबकि 1/2 तो भैया नेचुरल नंबर है ही नहीं है। आप ही देखो ना, यहाँ पे जो आपका डोमेन है इसमें क्या 1/2 है? मैंने कहा कि ये जो आपका एक प्रतिबिंब किसका बन रहा है? 1/2 का। क्या ये परिभाषित है? नहीं है। आप खुद पहले ही दिमाग लगा ली कि सर ये खाली है, मतलब आच्छादक तो नहीं है। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि y एक ऐसा वैल्यू है जो f(x) का मान है। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी हमने। जब हम x की वैल्यू कब 1/2 रखेंगे तभी y का मान 1 आएगा। ये चीज़ आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा ना, बड़ा समस्या है कि सर कहाँ कहाँ से आ गया। आच्छादक के लिए प्रतिबंध ये है कि f(x) बराबर y, अर्थात y जो है किसी न किसी x का मान का प्रतिबिंब है। हमने f(x) बराबर 2x रख दिया तो एक संबंध निकल कर आ गया। अब y का मान हम प्राकृत संख्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो वो किस मान के लिए 1 देगा? तो x के 1/2 मान के लिए प्रतिबिंब 1 बनेगा। यानी y का मान 1 कब आएगा? जब x का मान 1/2 रखेंगे, जबकि x का मान 1/2 प्राकृत संख्या में नहीं है। अर्थात y का जो प्रत्येक मान है वो यहाँ पर जो आप देखें प्रांत के पूर्व प्रतिबिंब के लिए है क्या? तो नहीं है। अर्थात y के प्रत्येक मान के लिए ये जो आपका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए आच्छादक फलन नहीं है। यदि हम 3 की बात करें तो 3 के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। 1 की बात करें तो 1 के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। 5 की बात करें तो 5 के लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 लाइन लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, जिसका ये प्रतिबिंब बना सके। वैसे भी जो पहला समुच्चय होता है उसके अवयव को पूर्व प्रतिबिंब और जो दूसरा समुच्चय होता है उसको हम प्रतिबिंब मान के चलते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर जो आपका 8 था इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इस बार एग्जाम्पल नंबर 9 में चलेंगे तो सेम अवयव है हमारा, सेम संबंध है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे जो फलन है वो परिभाषित किसके लिए परिभाषित है ये चेंज है। जैसे f(x) बराबर 2x था, f(x) बराबर 2x है। प्रदत्त फलन ये रियल नंबर के लिए परिभाषित है। रियल से रियल मतलब प्रांत भी आपका रियल और सह प्रांत भी रियल नंबर। रियल नंबर में वास्तविक संख्या में सब कुछ होता है, माइनस भी प्लस भी है ना, जीरो भी, अंडर रूट भी, परिमेय अपरिमेय सारे सब कुछ, परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय, परिमेय भी हो अपरिमेय भी सब कुछ हो तो आपका रियल नंबर होता है। इसमें सिद्ध करना है कि एक एकी तथा आच्छादक है। देखो जरा क्या कहता है भाई साहब कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन, ये चेक करना है कि एक एकी तथा आच्छादक है। इसमें सब कुछ है, 1/2 भी है, 3/2 भी है, 4/2 भी है, सब कुछ है, भिन्न भी है, परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते समय अपन ने वही बता दी जो फलन है वो आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है और f(x) बराबर 2x दिया है फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल R, मतलब x के जो भी अवयव है वो रियल नंबर के। रियल नंबर में आपका देख सकते हो मैंने बता दिया कि जो प्रांत है ये भी रियल नंबर है और जो R ये आपका जो सह प्रांत है ये भी रियल नंबर है। दोनों रियल नंबर है, प्रांत भी रियल नंबर है और सह प्रांत भी रियल नंबर है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बोल के रखा है कि जब हम x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो हमारा a दुगुना हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। जब -1 रखेंगे तो आपका ये -2 हो जाएगा। बात की बात है, समझने की बात है भाई कि f(x) बराबर हमारे पास कितना है 2x, ठीक है। जब हमने कहा यहाँ पर -1 रखो तो 2 गुणे -1 बराबर आपका कितना हो जाएगा -2। हमने कहा यहाँ पर आप 1 रखो तो 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ऐसे कई सारे वैल्यू आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप समझो रियल नंबर में आपका भिन्नात्मक मान भी है, परिमेय भी संख्या है, आपका अपरिमेय सब कुछ है बच्चों। तो अपन को किसके लिए सिद्ध करना, एक एकी। एक एकी का मतलब देखो जरा, -1 के लिए -2 आया, 1 के लिए 2 आया, जब 2 रखते तो 2 4 आता, 3 रखते तो 6 आता, मतलब किसी एक अवयव का जो प्रतिबिंब है तो एक ही मिल रहा है ना, इसलिए एक एकी है, सिंपल। तो एक एकी के लिए हमें हमारे पास कंडीशन क्या होता है, सबसे पहला आपको यही जानना जरूरी है। एक एकी के लिए कंडीशन ये है कि दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब लेते हैं तो देखते हैं, मतलब एक प्रकार से दो प्रतिबिंब लेते हैं और उनको समान दर्शा देते हैं कि माना 2 प्रतिबिंब है जो बराबर है, 2 प्रतिबिंब है, यानी x1 का जो प्रतिबिंब है
और x2 का प्रतिबिंब समान है, तब x1 और x2 भी समान होने चाहिए। तो यहाँ पर 2x1 करेंगे, यहाँ पर 2x2 कर देंगे। कहाँ से आ गया? तो fx बराबर 2x दे के रखा है, इसलिए 1 रखे तो 1 रख दिए, 2 रखे तो 2 रख दिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 जो है x2 के बराबर आया। मतलब दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब लिए तो हमने देखा कि भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बराबर किया हमने, तो भिन्न भिन्न अवयव भी बराबर हो गए। मतलब एक ही अवयव थे और एक ही अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिला। भाई दो समान प्रतिबिंब बन गए। ये x1 और x2 का तो प्रतिबिंब लिए, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब लिए जिनमें हम बराबर का संबंध दर्शाया, तो हमने देखा कि अवयव भी बराबर थे। अलग अलग प्रतिबिंब लेकर हमने समानता का संबंध दर्शाया कि आपस में बराबर थे। दो अलग अलग प्रतिबिंब लिया लेकिन दो बराबर थे, तो हमने देखा कि अवयव भी बराबर है। इससे निष्कर्ष निकला कि हमारा अतः फलन f, अतः जो हमारा फलन f या प्रतिचित्रण कह सकते हैं, एक एकी है। क्या बच्चों? एक एकी है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, अच्छा आच्छादक के लिए देखो जरा, मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने -1 रखा तो -2 आया, जब -2 रखूंगा तो -4 आएगा। बीच का अवयव तो खाली है। और आच्छादक का मतलब ये होता है कि सभी रिलेट होने चाहिए, कोई भी खाली ना हो, और इसमें ऑलरेडी खाली हो सकता है। तो आच्छादक के लिए आप सबको पता है कि हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका बाई है वो किसी न किसी x का प्रतिबिंब होना चाहिए, खाली नहीं बचना चाहिए। अर्थात जो 2x है आच्छादक हो सकता है इसमें। ऐसा क्यों? अभी मैं चेक करके बताता हूँ। बाई है ना, तो x बराबर आपका बाई/2 है, इसमें आच्छादक हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है ना, यहाँ पर रियल नंबर कैसे? कि -1 जो है किसी एक का प्रतिबिंब हो सकता है। किसका? आप ही बताओ, किसका प्रतिबिंब हो सकता है? तो मैं कह दूंगा 1/2 का प्रतिबिंब हो सकता है, -1/2 का प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि fx बराबर 2x है ना, तो यहाँ पर जब मैं -1 रखा तो इसमें आ गया -2, ठीक है। लेकिन जब -1/2 रखा तो 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, -1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब सभी का कहीं ना कहीं संबंध है भाई, ऐसे कोई भी अवयव जो खाली ही नहीं जाने वाले, क्योंकि इसमें रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, सभी के सभी अवयव कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रतिबिंब होंगे, ये तो डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि इसमें ना केवल -1 है, -1/2 भी इसमें उपस्थित है, -1/3 भी उपस्थित है, -1/4 भी उपस्थित है, -1/5 भी उपस्थित है। मतलब जितने भी अवयव आप देख लो, वास्तविक और वास्तविक की बात करो, परिमेय और अपरिमेय, जितने भी परिमेय अपरिमेय आपके पास अवयव है, सबका समुच्चय है ये रियल नंबर। तो हम यदि कहेंगे -1 किसी का अवयव है, बिल्कुल है। आप ही दिमाग लगाओ कि भाई साहब जो हमारा संबंध निकल कर आया है ना, तो बाई/2 है, हम बाई का मान 1 रख दें, तो क्या x में 1/2 है, इसमें 1/2 है। आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है, क्योंकि 1/2 आपका क्या है? अपरिमेय है। क्या है? सॉरी, परिमेय है। 1/2 परिमेय कहलाता है। तो ये परिमेय है और परिमेय इसमें है, भले हमने नहीं लिखा है। रियल नंबर में सब कुछ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि बाई का कोई भी वैल्यू रखेंगे जिसके लिए परिभाषित है, इसलिए आच्छादक है। आच्छादक का मतलब कोई भी खाली नहीं होगा, सिंपल है। यदि मैं यहाँ पर बीच में बोला था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि आच्छादक नहीं है, जबकि यहाँ पर आच्छादक है। एक एकी तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः जो फलन है आपका f आच्छादक है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख दो ना भाई, कि जैसे एग्जाम्पल, जैसे y बराबर आप 1 रखोगे तो x का मान जो आएगा 1/2, जो आपका रियल नंबर है ना एक आपका, यानी x 1/2 के लिए प्रतिबिंब 1 आता है। तो y का मान कुछ भी रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, √2 रखो, √3 रखो, परिमेय रखो, अपरिमेय रखो, x में भी आपका परिमेय या अपरिमेय है। मतलब यहाँ पे जो आपका पहला रियल नंबर है यानी प्रांत है,
इसमें भी परिमेय अपरिमेय है, यहाँ पे सह प्रांत है, इसमें भी परिमेय अपरिमेय है, तो इसका कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कि इसका प्रतिबिंब ना हो, इसलिए आच्छादक है। भाई यदि कोई ना कोई खाली रह जाए तब तो हो सकता है, 0 रखे तो 0 आएगा ही। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में सिद्ध कीजिए कि f1 और f2 बराबर 1 है। क्या बात है यार, और x का मान 2 से बड़ा है। इसके लिए जब 1 और 2 है तब तो इसका मान 1 ही रखा, मतलब फलन में 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन जब x का मान 2 से बड़ा रखेंगे, 3 4 5, तब ऐसा आएगा। 3 रखेंगे तो 3 में घटाओ 2 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 में घटाओ 3 आएगा। और ये परिभाषित कहाँ से कहाँ तक है, तो जो फलन है परिभाषित है वो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या है। अब इसके लिए सिद्ध करना आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। एकाकी इसलिए नहीं है क्योंकि दो अलग अलग अवयव लिए और प्रतिबिंब एक ही मिल गया, जबकि अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, ये एकाकी के लिए परिभाषित है। भिन्न भिन्न अवयव के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक का भी प्रतिबिंब एक आया, 2 का भी प्रतिबिंब एक आया, इसलिए एकाकी नहीं है कि कोई कुछ कहे आपको कोई लेन देन नहीं है, सिंपल है। भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, इसलिए आपका एकाकी नहीं है। आच्छादक हम कह सकते हैं कि आच्छादक इनमें से कोई खाली नहीं है, वो हम चेक करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपके पास जो फलन है परिभाषित था प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या के लिए, यानी पहला आपका फलन प्रांत है, दूसरा सह प्रांत है। 1 और 2 रखे तो वैल्यू हमारा 1 ही मिल रहा है। जब x का मान 2 से बड़ा हो तो x - 1 मिल रहा है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो यदि अर्थात मैंने कहा कि जब 1 रखा तो मान 1 ही निकला, और जब 2 रखा तब पर भी मान 1 निकला, मतलब 2 अवयवों का प्रतिबिंब 1 आ गया, मतलब ये एकाकी नहीं है, यानी बहु एकाक है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, बहुत आसान तरीके से आ गया। 2 का संबंध किसी एक से हो तो ये बहु एकाक हो जाता है, पहली बात। एकाकी है ही नहीं, यहाँ पर परिभाषित हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं x का मान 2 से बड़ा हो, जब x का मान 2 से बड़ा हो तो f(x) परिभाषित है x - 1, मतलब हम जब यहाँ पर 2 से बड़ा रखेंगे 3, तो ये आएगा 3 - 1 बराबर 2। जब बच्चों हम 4 रखेंगे तो 4 - 1 बराबर आएगा 3। जब हम 5 रखेंगे तो 5 - 1 बराबर आएगा 4, अर्थात 3 का संबंध 2 से होगा, 4 का संबंध 3 से होगा, 5 का संबंध 4 से होगा। अर्थात सभी तो एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं, खत्म करने, कोई खाली नहीं जा रहा है, सभी के सभी अभी अब कोई खाली जा नहीं रहा है। 6 का संबंध 5 से, 7 का संबंध 6 से, मतलब ये तो आच्छादक लग रहा है, आच्छादक है, क्योंकि सभी के सभी अवयव कहीं ना कहीं पूर्व प्रतिबिंब से संबंध रख रहे हैं। ये देखो ना, ये आपका क्या है, सह प्रांत, सह प्रांत के सभी अवयव कहीं ना कहीं पूर्व प्रतिबिंब से संबंध रख रहे हैं, या सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयव के कहीं ना कहीं प्रतिबिंब है। देखो जरा, कोई खाली नहीं है। आगे यदि मैं 6 रखूंगा तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से सारे के सारे अवयव किसी न किसी प्रांत के अवयव के प्रतिबिंब हैं। और जब सभी के सभी प्रतिबिंब, कोई खाली नहीं बच रहे हैं, जब कोई खाली नहीं बच रहे हैं बच्चों, तो सिंपल है, आप कह सकते हो कि ये आच्छादक है, लेकिन एकाकी नहीं है। तो पहला नंबर जो आपको सिद्ध करना पड़ता है वो आपको एकाकी सिद्ध करना पड़ता है। तो आप फर्स्ट नंबर में तो यही लिखेंगे, एकाकी सिद्ध करना है ना। तो एकाकी के लिए हम मानकर चलते हैं कि चूंकि किसी 2 अवयव 1 रखा और जब 2 रखा, और 2 अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब मिला है ना, यानी x के जो 2 अलग अलग मानों के लिए प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, तो भाई यहाँ पे एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि x के, अतः x के 2 अलग अलग थे, 2 अलग अलग मानों के लिए, x के 2 अलग अलग मानों के लिए, x के 2 अलग अलग मानों के लिए एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः फलन कैसा है बच्चों, एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। कितना सिंपल तरीके से आपने लिखा। और आप सिस्टमेटिक लिखो ना, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, फलन एकाकी नहीं है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, दूसरे नंबर पे बात करते हैं आच्छादक।
आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो बाई है वो किसी ना किसी का एक प्रतिबिंब रहा होगा। और ये कब बात कर रहा है, जब हमारा x का मान 2 से बड़ा हो। तो जब x का मान 2 से बड़ा हो तो x - 1 के लिए परिभाषित है। तो x का जो वैल्यू है y + 1 के बराबर है। अब आप ही रखो, यदि मान के चलता हूँ, यदि y बराबर 1 रख दो तो x बराबर कितना आएगा, y बराबर 1 रखो तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 1 - 1 बराबर 2, जो कि बच्चों जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर का है, आप ही देख लो। या y बराबर आप 5 रखो तो x बराबर कितना आ रहा है, 5 - 1, 5 - 1 बराबर 6, जो कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है कि नहीं, इसमें भी 6 है। 6 इसमें 1 से अनंत तक है तो 6 भी है। इन्हें कहना सर 5 तो लिखो 6 नहीं है, आप सब देखो 6 है, मतलब जो इसका 5 है वो 6 का प्रतिबिंब है, बिल्कुल आ रहा है। तो कोई भी अवयव मैंने बाई में मान रखा, मैं यहाँ पर इसका कोई भी अवयव रखा तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है। यानी वो जो भी अवयव लिया मैं वो पूर्व प्रतिबिंब से संबंध रखता है। अर्थात बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहाँ पे जो आपका n है ये बाई दर्शाता है। इसके प्रत्येक मान के लिए ये जो आपका प्रतिबिंब है, इसके प्रत्येक मान के लिए इसका कहीं ना कहीं पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है, अर्थात कहीं ना कहीं डोमेन के अवयव से संबंध रखता है, इसलिए आपका ये आच्छादक है। तो आप लिख देना कि चूंकि बाई के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन f आच्छादक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन रहता, मिलता जुलता रहता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत तो करना पड़ता बच्चों। चलिए आखिरी आज का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो नीचे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 की सिद्ध कीजिए f(x) = x² है और फलन जो परिभाषित है r से r, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के लिए, और ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है। इसमें x² है, इसमें x नहीं है, इसके पहले भी हमने रियल नंबर का देख चुका है, लेकिन यहाँ पर x² है बच्चों। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखा करें, आपसे विनती है बच्चों, प्रीवियस वीडियो जरूर देखा करें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा ये वीडियो या इन क्वेश्चनों को आप समझ पाएंगे। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका f जो रिलेशन है, मानी फलन जो है r से r के लिए परिभाषित और f(x) = x² है। ध्यान ये रखना है, रियल नंबर में सब कुछ आता है बच्चों, रियल नंबर में सब कुछ आता है, कंफ्यूज मत होना, रियल में सब कुछ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको रियल नंबर में सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर रियल नंबर में सब कुछ है, ठीक है, मतलब 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, 0 भी है, -1 -2 है, आगे भाई ये माइनस अनंत तक चलता है, माइनस अनंत तक, और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर माइनस अनंत है, यहाँ पर भी ये माइनस प्लस अनंत तक चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 भी है, √2 भी है, 1/2 भी है, √2 भी है, √3 भी है, सब कुछ है। यहाँ पर भी √3 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर बोला है x², जैसे मैं -1 का वर्ग करूँगा, -1 का वर्ग करूँगा तो आपका +1 आ जाएगा। जैसे मैं कह देता हूँ +1, तो -1 का वर्ग करूँगा तो भी +1 आएगा, +1 का वर्ग करूँगा तो भी 1 आएगा। थोड़ा मैं आपको समझाने की तरीका समझ रहा हूँ, कैसे कैसे समझा दूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कह दिया 1 है, तो ये -1 से भी संबंध दर्शाएगा और +1 से भी संबंध दर्शाएगा। कहने का मतलब ये चीज़ है। अब मैंने ये तो क्वेश्चन से लिया कि जो फलन है वो परिभाषित है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, और जो आपका f(x) है वो x² के बराबर है। हमको एकाकी सिद्ध करना है। पहले एकाकी में क्या करना पड़ता बच्चों, आप ही बताओ, कि हम मान के चलते हैं कि दो प्रतिबिंब समान है, x1 का प्रतिबिंब और x2 का प्रतिबिंब समान है, तो अवयव भी समान होने चाहिए, अर्थात x1² और x2²। इसको इधर पक्षांतर कर दूं यदि, तो x1² - x2² बराबर 0। इसको गुणनखंड में तोड़ूं तो a - b और a + b, अर्थात दो वैल्यू आएगा, एक तो x1 का मान x2 आएगा व x1 का मान -x2 आएगा। बताओ जरा, समान होना चाहिए लेकिन यहां पर ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान है, ये क्या सत्य हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना,
कि दो धनात्मक मान के लिए भी वही आ जाए, ऋणात्मक मान के लिए, ऐसा नहीं है। केवल एक का संबंध एक का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला है कि धनात्मक मान के लिए भी वही मान दे रहा है, ऋणात्मक मान के लिए भी वही मान दे रहा है, मतलब दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि x1 का मान x2 के बराबर है, लेकिन x1 का मान -x2 के भी बराबर है, मतलब 1 के बराबर है तो भाई -1 के बराबर भी है। तो गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ कि भाई दो अवयव का यदि प्रतिबिंब निकाले तो अलग अलग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग अवयव हो गए और उसका प्रतिबिंब एक ही बन रहा है। भाई धन धन होते चलो ठीक है, मान लिया एक है तो एक है, लेकिन यहाँ पर ऋण हो गया तो एक और एक नहीं हो सकता ना, एक और -1 होगा। इस स्थिति में कहाँ से एक ही होगा? तो आप यहाँ पर तो कह ही सकते हैं, अतः जो आपका फलन, अतः फलन f है वो एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। कंडीशन ही होता है ना बच्चों कि हम दो अलग अलग प्रतिबिंब समान दर्शा रहे हैं तो अवयव भी समान हो जाए। ये ऋणात्मक हो गया यार, ऋणात्मक लोचा हो गया, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझा दूँ कि भाई साहब मैंने कहा f(x) है वो x² है, मैंने कहा एक अवयव ले लो -1, तो इसका मान कितना आएगा? -1 का वर्ग बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर मैंने कहा 1 ले लो, तो कहा 1 का वर्ग बराबर 1 आया। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग अवयव ले लिया और प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, तो फिर तो गलत है। ठीक है, फिर तो गलत है। तो यहाँ पर आप कह भी सकते हो कि डोमेन के अवयव, दो अवयव के लिए प्रतिबिंब एक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि चूंकि डोमेन के दो अवयव, डोमेन के दो अवयव के लिए प्रतिबिंब एक है, प्रतिबिंब एक है, इसलिए एक ही नहीं है, इसलिए एक ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दिया, एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई। दूसरा नंबर जो पॉइंट आता है बच्चों वो आपका आ जाता है आच्छादक। आच्छादक का मतलब कोई भी खाली ना हो, सभी के सभी अवयव जो बाई के अवयव हैं वो किसी न किसी के प्रतिबिंब हों, अर्थात जो बाई है वो कहीं ना कहीं x का मान फलन पे रखने पर मिलना चाहिए। अब f(x) बराबर हमारा x² है, तो यहाँ पर x² बराबर बाई कर दें, और जब हम x का मान निकालें तो ये ±√बाई हो जाएगा। हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैंने ये देखा कि जो फलन दे के रखा है x², जब मैं माइनस रखूंगा तब पर भी प्लस आ रहा है, प्लस रखूंगा तब पर भी प्लस आ रहा है। तो कुल मिलाकर के रियल नंबर में सारे के सारे जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो प्लस वाले ही बन रहे हैं, माइनस वाले तो छूट रहे हैं ना। आप ही खुद दिमाग लगाओ कि x² दे के रखा है, यहाँ पर x² दिया है, मैं यहाँ पर माइनस रखूं चाहे प्लस रखूं, मैं यहाँ पर माइनस रखूं चाहे प्लस रखूं, लेकिन जो मेरा वैल्यू फाइंड हो रहा है वो प्लस में ही हो रहा है। मैं यहाँ पर x का मान माइनस रखूं चाहे प्लस रखूं, लेकिन जो वैल्यू फाइंड हो रहा है वो प्लस ही हो रहा है, तो माइनस वाले तो खाली हैं ऑलरेडी। तो ये जो आपका माइनस आ रहा है वो x के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल तरीके से आप सीधा समझो ना कि माइनस रखो चाहे प्लस रखो, माइनस रखो चाहे प्लस रखो। जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ कि यदि बाई बराबर रख दूँ -2, तब x का मान जो आ जाएगा ±√2, जो कि नॉट बिलोंग्स रियल नंबर। ये -2 रूट के अंदर -2 कभी रियल नंबर में नहीं होता, कभी रियल नंबर में नहीं होता, कभी रियल नंबर में नहीं होता। -√2 मैं कह सकता था, लेकिन अंडर रूट तो आयोटा हो जाता, हो आयोटा फॉर्म हो जाता है ना, 11th क्लास में पढ़ा है। तो ये आपका रियल नंबर में नहीं है। तो बाई के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो आखिरी में आप 2 लाइन लिख सकते हो कि बाई के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं है। और इस प्रकार से आज का हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।